हेलो स्टूडेंट्स। दो पाठों का अध्ययन हमने कल कर लिया था रिवीजन। आज हम थोड़ा चैप्टर बढ़ाएंगे, 3 पाठों के लगभग अध्ययन करेंगे, यानी 6वें पाठ तक। एक बार वीडियो देखें, 2 बार देखें, इसके बाद आप किताब में भी एक बार जरूर ध्यान दें। आपको जो पहले पढ़ाई गई बातें थी सारी वापस याद आ जाएंगी। इसलिए केवल वीडियो पर आधारित मत रहिए। ये मैं केवल आपको बहुत ऊपर ऊपर की जानकारी दे रहा हूँ। आपको अच्छे अंक लाने हैं तो आपको बहुत अंदर तक का अध्ययन करना पड़ेगा। टाइम बहुत कम बच रहा है, इसलिए जुट जाइए मेरे साथ। मैं प्रयास कर रहा हूँ कि ज्यादा से ज्यादा जानकारी दे पाऊँ आपको। आज पाठ संख्या 4 पढ़ेंगे हम। किताब खोल लीजिए अपने पास में। जो चीजें मैं आपको दिखा रहा हूँ वो किताब में भी उसके साथ साथ नोट करते रहिए। कौन सी सर ने बताई है, इसमें हमें क्या पढ़ना है, क्योंकि पूरी जानकारी पूरे पाठ तो मैं पढ़ा नहीं सकता। तो कम से कम लेकिन उच्चतम या उचित जो जानकारी है वो मैं आपको देना चाहूंगा। पाठ संख्या 4, जनसंख्या ही चल रही है। कहाँ की? विश्व जनसंख्या ही चल रही है। शाही खत्म नहीं हुई, शाही है, सूख गया बेचारा पड़े पे। विश्व जनसंख्या चल रही है और आज हम पढ़ रहे हैं जनसंख्या संरचना। आज हम पढ़ रहे हैं जनसंख्या संरचना। मानव जितनी भी अपनी आर्थिक क्रियाएं करता है वो सब जनसंख्या संरचना के अंतर्गत आता है। जितनी आर्थिक क्रियाएं हैं वो जनसंख्या से जुड़ी हुई होती हैं। जनसंख्या संरचना के अंतर्गत सभी चीजें आती हैं। आयु वर्ग, लिंगानुपात, साक्षरता, कैसे निवास करते हैं, अधिवास, सारी चीजें। यहां हम 4 चीजें पढ़ेंगे। सबसे पहले हम पढ़ते हैं आयु संरचना। तीन पार्ट जो आज बता रहा हूं बहुत इजी पार्ट हैं, समझ में आने वाले हैं, क्योंकि बहुत बार आपके पढ़े हुए हैं। आयु संरचना को 3 वर्गों में बांटा गया है। बाल आयु वर्ग, बाल आयु वर्ग नंबर 1, नंबर 2 वयस्क और नंबर 3 वृद्ध। इसमें 2 भाग बांटे गए हैं, एक युवा और एक प्रौढ़। यह आयु वर्ग होती है 0 से लेकर 14 वर्ष। वयस्क आयु वर्ग होती है 15 से लेकर 64 वर्ष। विकसित राष्ट्रों में, विकासशील राष्ट्रों में 60 वर्ष। इसमें युवा 15 से 35, प्रौढ़ 36 से 64 या 15 से 34, 35 से 64। इस प्रकार इनका विभाजन किया गया है। कार्यशील जो जनसंख्या है वो है वयस्क। इसको हम कहते हैं कार्यशील जनसंख्या। ये जो दोनों जनसंख्याएं हैं, वृद्ध और बाल आयु वर्ग, दोनों आश्रित जनसंख्या कहलाती है। दोनों जनसंख्याएं आश्रित जनसंख्या कहलाती हैं। विश्व में कुल वृद्ध जनसंख्या है 6.8%। वृद्धों की जनसंख्या विकसित राष्ट्रों में अधिक है, क्योंकि वहां का जो वातावरण है वो जीवन के अनुकूल है, इसलिए निम्न मृत्यु दर है।
वृद्धों की संख्या वहीं पर ज्यादा है, 8% से ऊपर है। विकासशील राष्ट्रों में यह जनसंख्या कम है, और जो पिछड़े राष्ट्र हैं उनमें तो और भी कम है, क्योंकि आपने पढ़ा होगा जनजातियों में कि बुस्मैन जनजाति के लोग, जो असक्त लोग होते हैं, बुजुर्ग लोग होते हैं, वो अकाल के समय आत्महत्या कर लेते हैं, यानी बूढ़े लोग जल्दी खत्म हो जाते हैं। इसीलिए यहां ये जनसंख्या कम मिलेगी आपको। सर्वाधिक वृद्धों की जनसंख्या जापान में है, 18% से ऊपर है, 18.27% है। सर्वाधिक वृद्धों की जनसंख्या कहाँ है? जापान में है। कितनी है? 18.27%। बात करें अगर युवा वर्ग की, तो विश्व की कुल 35.2% जनसंख्या युवा जनसंख्या है। 35.2% जनसंख्या युवा जनसंख्या है, और सर्वाधिक युवा अफ्रीका महाद्वीप में पाए जाते हैं। 44.21% जनसंख्या कौन से महाद्वीप में? अफ्रीका महाद्वीप में। ये हो गई आयु संरचना। अधिक जानकारी मैं नहीं देना चाहूंगा। अगला है लिंगानुपात। आयु संरचना के बाद में हम अध्ययन करेंगे किसका? लिंगानुपात का। लिंगानुपात का मतलब क्या है? स्त्री और पुरुषों के बीच अनुपात। किसी राष्ट्र में, किसी स्थान विशेष में स्त्री और पुरुषों के बीच जो अनुपात है उसे क्या कहा जाता है? लिंगानुपात। या हम कह सकते हैं कि किसी स्थान पर 1000 पुरुषों पर स्थित महिलाओं की संख्या को क्या कहा जाता है? लिंगानुपात। लिंगानुपात का सूत्र आपको पता होगा, नहीं है तो मैं बता दूं। महिलाओं की संख्या, कुल महिलाओं की संख्या बटा कुल पुरुषों की संख्या गुणा 1000। आगे बात समझ में? महिलाओं की संख्या बटा कुल पुरुषों की संख्या गुणा 1000। महिलाओं की संख्या कम होने के क्या कारण हैं? समस्याएं। कन्या भ्रूण हत्या सबसे बड़ी समस्या है। कन्या भ्रूण हत्या पहला, मैंने आपको 5 चैप्टर बताए थे। ये स्त्रियों के प्रति घरेलू हिंसा, दूसरा घरेलू हिंसा, तीसरा प्रजनन के दौरान मृत्यु, यानी प्रजनन के समय महिलाओं की मृत्यु, बाल विवाह है। ये कुछ कारण हैं जिनके कारण महिलाओं की संख्या कम होती जा रही है, कम होती है। यूरोप महाद्वीप में महिलाओं की संख्या सर्वाधिक है। महाद्वीपों की बात करें तो सबसे ज्यादा किस महाद्वीप में है महिलाओं की संख्या? यूरोप में है। कितनी है? 1072। 1072 महिलाएं यूरोप में हैं 1000 पुरुषों पर, यानी महिलाओं की संख्या 72 अधिक है। 72 संख्या अधिक है, यानी महिलाओं की स्थिति 72 है। याद रह जाएगा। 1072 है कहां पर? यूरोप में। विश्व का लिंगानुपात कितना है? 985। विश्व का लिंगानुपात कितना है? 985 है, जिसमें सबसे अधिक यूरोप महाद्वीप में है 1072, और सबसे कम अफ्रीका महाद्वीप में है 957। महाद्वीपों की बात कर रहा हूं मैं, किसी देश विशेष की बात नहीं कर रहा। सबसे कम अफ्रीका में है 957 महिलाएं प्रति 1000 पुरुषों पर। नगरीय और ग्रामीण लिंगानुपात भी अलग अलग पाया जाता है। विकसित राष्ट्रों में ग्रामीण जनसंख्या में महिलाओं की संख्या अधिक है, वहीं विकासशील राष्ट्रों में ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं की संख्या कम है। दोनों के बीच विपरीत अंतर है। विकासशील राष्ट्रों में नगरों में महिलाओं की संख्या अधिक है, तो ग्रामीण क्षेत्रों में कम। विकसित राष्ट्रों में नगरीय क्षेत्र में कम और ग्रामीण क्षेत्रों में अधिक है। दोनों के प्रतिकूल प्रभाव हैं।
लिंगानुपात को दर्शाने के लिए इसे 4 भागों में बांटा गया है। अधिक स्त्रियों वाला, अत्यधिक स्त्री अधिकता वाला क्षेत्र, अधिक स्त्री वाला क्षेत्र, सामान्य स्त्री वाला क्षेत्र और अधिक पुरुष वाला क्षेत्र। 4 भागों में इसे बांटा गया है। चारों भागों का आपको एक बार फिर से अपनी किताब साथ लेकर बैठिए। जैसे मैं बोलता जा रहा हूं, पेज पलट कर देखिए कितना अनुपात आपको वहां पर मिलता है, कितने अनुपात को कितने में बांटा गया है। सारा बायोडाटा मैं आपको यहां नहीं दे सकता हूं। इसके बाद में हम पढ़ाई करेंगे जनसंख्या संगठन की। जनसंख्या संगठन, जनसंख्या संगठन कहते हैं नगरीय और ग्रामीण जनसंख्या के संगठन को। कुछ लोग गांवों में निवास करते हैं, कुछ लोग नगरों में निवास करते हैं। तो किस प्रकार संगठित है जनसंख्या, एकत्रित कहां कहां है, गांवों में और शहरों में। ग्रामीण और नगरीय क्षेत्र में आयु लिंग संगठन, व्यवसायिक संगठन, जनसंख्या का घनत्व, विकास स्तर अलग अलग होता है। नगरीय जनसंख्या के विवरण के अनुसार विश्व की उच्च नगरीकृत, मध्यम नगरीकृत और न्यून नगरीकृत 3 भागों में बांटा गया है। उच्च नगरीकृत, मध्यम नगरीकृत और न्यून नगरीकृत। अब पढ़ते हैं हम इसका अगला चैप्टर, वो है साक्षरता। साक्षरता वाला चैप्टर खोल लीजिए। सबको पता है स्कैंडिनेवियाई देशों में 3 देश ऐसे हैं जो साक्षरता में सर्वोपरि हैं। इसके बाद जापान भी साक्षरता में, ऑस्ट्रेलिया भी साक्षरता में सर्वोपरि है। साक्षरता होने के कारण ही मानव विकास सूचकांक यहाँ का सर्वाधिक है। भारत में जैसे साक्षरता कहाँ सबसे ज्यादा है, केरल में, तो मानव विकास सूचकांक भी सबसे ज्यादा कहाँ का हुआ, केरल का। उसी प्रकार नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, ऑस्ट्रेलिया, इनमें जो साक्षरता अधिक है, इसीलिए वहां का मानव विकास सूचकांक भी कैसा है, अधिक माना गया है, या अधिक होता है, माना क्या गया है। साक्षरता किसका अध्ययन करती है? साक्षरता मानव के गुणात्मक पहलुओं का अध्ययन करती है। यह सामाजिक आर्थिक विकास का सूचक होती है। साक्षरता से कौन सा विकास होता है? एक तो सामाजिक विकास होता है और एक आर्थिक विकास होता है। सभी प्रकार का विकास किस चीज से होता है? शिक्षा से होता है। चाहे वह सामाजिक हो, मानसिक हो, मनोवैज्ञानिक हो, शारीरिक हो, मानसिक हो, किसी भी प्रकार का विकास यदि मानव का होता है तो वो किसके द्वारा होता है? शिक्षा द्वारा होता है। इसीलिए मानव जो विकास करता है उस सूचकांक सूची के अंदर भारत 138वें स्थान पर है 185 देशों में से। 138वें स्थान पर है। अभी मानव विकास सूचकांक आगे आएगा, बाद में आपको चैप्टर बताता हूं मैं, पहले ये देख लेते हैं। साक्षरता जनसंख्या के प्रजनन, उसके मृत्यु दर, गत्यात्मकता, व्यवसाय आदि 4 पक्षों पर प्रभाव डालती है। प्रजनन पर, मृत्यु दर पर, उसकी गत्यात्मकता पर और साथ ही साथ उसके व्यवसाय पर। साक्षरता दर को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं? इसमें आर्थिक विकास का स्तर, जहां आर्थिक विकास का स्तर अधिक होगा साक्षरता वहां की अधिक होगी। नगरीकरण, जहां नगरों की संख्या या नगरीय जनसंख्या अधिक होगी वहां की साक्षरता क्या होगी? अधिक होगी। जीवन स्तर, जिन लोगों का उच्च जीवन स्तर है वो शिक्षा भी उच्च देना चाहेंगे अपने बच्चों को, तो वहां की साक्षरता अपने आप ऊपर उठेगी, आगे रहेगी। महिलाओं की सामाजिक स्थिति, जहां महिलाएं सुदृढ़ हैं, महिलाएं 2 घरों को पढ़ाने वाली होती हैं, महिलाएं सुदृढ़ हैं, वे अपने बच्चों को उच्च शिक्षा दे पाती हैं। विभिन्न सुविधाएं, जहां पढ़ने के लिए अनेक प्रकार की सुविधाएं मिलती हों वहां की साक्षरता सर्वाधिक होती है। साक्षरता को प्रभावित करने वाले कारकों की मैं चर्चा कर रहा हूं। सरकारी नीतियां, सरकार द्वारा बनाई गई नीतियां भी साक्षरता को प्रभावित करती हैं। अब बात करते हैं व्यावसायिक संरचना की। व्यावसायिक संरचना में उस जनसंख्या की बात करते हैं जो कार्यों में लगी हुई है, रोजगार में लगी हुई है। अब आप जानते हैं कि सर्वाधिक कौन सी जनसंख्या कार्यों में लगी हुई है? वयस्क जनसंख्या। सबसे ज्यादा 15 से लेकर 59 वर्ष के आयु के लोग कार्यों में लगे हुए हैं। 0 से 14 वर्ष और 60 वर्ष से अधिक वाले जनसंख्या वाले लोग
आश्रित जनसंख्या के रूप में माने गए हैं। इसके बाद में हम लेंगे अगला चैप्टर, हाँ तो अध्याय नंबर 5, जनसंख्या प्रवास और मानव विकास। जनसंख्या प्रवास और साथ ही मानव विकास, इसकी अभी थोड़ी देर पहले हमने चर्चा की। जनसंख्या प्रवास, मानव विकास की प्रत्येक अवस्था में गतिशीलता जनसंख्या की आधारभूत विशेषता रही है। मानव तभी विकास कर पाया है जब उसने गति की है, एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचा है तो विकसित हुआ है। मानव प्राचीन काल से ही प्राकृतिक, सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक और मनोवैज्ञानिक कारणों के कारण एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाता रहा है, प्रवास करता रहा है। प्रवसन एक प्रकार की भौगोलिक स्थिति है, भौगोलिक अवस्थिति है, जो किसी एक भौगोलिक इकाई से दूसरी भौगोलिक इकाई की तरफ होता है। प्रवास समझ गए होंगे, मानव क्यों एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाता है, कई कारण हैं उसके, सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक, मनोवैज्ञानिक, कई कारणों की वजह से एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाता रहता है। तो जो आना जाना होता है मानव का, उसे क्या कहा जाता है? प्रवास। एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाकर बसना क्या कहलाता है? प्रवास। पर यानी दूसरे, वास यानी निवास करना, दूसरे स्थान पर रहना निवास या प्रवास कहलाता है। प्रवास के प्रकार, प्रवास कितने प्रकार का होता है? प्रवास को वैसे तो दो भागों में बांटा गया है, उत्प्रवास और अप्रवास। उत्प्रवास और अप्रवास। मेरा मानना है ये चीजें आपको शायद बताने की आवश्यकता नहीं होगी मुझे, फिर भी मैं बता देता हूं। कहीं पर जाकर बसना उत्प्रवास कहलाता है। जैसे यूरोपीय लोग अमेरिका महाद्वीप में जाकर बसे तो उन्होंने क्या किया? उत्प्रवास किया। अमेरिकन महाद्वीप वाले लोगों के लिए यूरोपीय लोग क्या करते हैं? अप्रवास, यानी आकर बसना। मान लीजिए कोई सीकर से पलसाना में आकर बस रहा है तो उसने हमारे लिए तो अप्रवास किया है और वहां के लिए क्या किया है? उत्प्रवास किया है। तो वही बात हो गई, उत्प्रवास यानी जाना, अप्रवास यानी आना। प्रवास के पक्ष, इसके बाद में हम पढ़ते हैं प्रवास के पक्ष। प्रवास को 5 पक्षों में देखा गया है। किस आधार पर? यानी देश से दूसरे देश में गए, स्थान से दूसरे स्थान में गए, कितने समय के लिए गए हैं, कितने लोग गए हैं, कितने वहां स्थायी रूप से रहेंगे, कितने वहां अस्थायी रूप से रहेंगे। इस आधार पर प्रवास के 5 पक्ष बांटे गए हैं। सबसे पहला पक्ष है देश पक्ष। इसके बाद में काल पक्ष, देश पक्ष, काल पक्ष, कारण पक्ष, संख्या पक्ष, स्थिरता पक्ष। कारण पक्ष, संख्या पक्ष और स्थिरता पक्ष। एक देश से दूसरे देश में कितने लोग गए हैं, कितने आए हैं, वो देश पक्ष के अंतर्गत। कितने समय के लिए आए हैं, कितने समय के लिए वहां रुकेंगे, वो काल पक्ष हो गया। किस काल में आए, किस काल में गए, वो काल पक्ष के अंतर्गत। कारण क्या है आने जाने का, वो कारण पक्ष हो गया। कारण बहुत हैं, आर्थिक, मनोवैज्ञानिक, भौगोलिक, बहुत बार बता चुका हूं, बार बार नहीं बताऊंगा, रिपीट नहीं करूंगा। संख्या पक्ष, कितनी संख्या में लोग गए, कितनी संख्या में लोग आए, वो इस पक्ष के अंतर्गत रखते हैं। स्थिरता, कितने स्थायी रूप से वहां रह गए, कितने वहां से आए और चले गए, उसको इस पक्ष में रखा जाता है। विश्व में सबसे ज्यादा अंतरराष्ट्रीय प्रवास किन देशों के मध्य हुआ है? यूरोप और अमेरिका के मध्य। विश्व में सबसे ज्यादा अंतरराष्ट्रीय प्रवास यूरोप और एशिया के मध्य, यूरोप और अमेरिका के मध्य हुआ है। प्रवास मुख्यतः 2 प्रकार का होता है, अंतरराष्ट्रीय और अंतर्देशीय। अंतरराष्ट्रीय प्रवास और अंतर्देशीय प्रवास।
अंतरराष्ट्रीय प्रवास एक महाद्वीप से दूसरे महाद्वीप में, एक देश से दूसरे देश में जो प्रवास होता है उसे कौन सा प्रवास कहते हैं? अंतरराष्ट्रीय प्रवास। एक ही देश में अलग अलग राज्यों से दूसरे राज्यों में, एक स्थान से दूसरे राज्यों में जो जाया जाता है उस प्रवास को क्या कहा जाता है? अंतर्देशीय प्रवास। अंतर्देशीय प्रवास भी अलग अलग प्रकार का होता है। प्रांतीय प्रवास होता है, स्थानिक प्रवास होता है। प्रांत यानी एक प्रांत से दूसरे प्रांत में, स्थानिक का मतलब होता है एक स्थान से दूसरे स्थान, चाहे कोई 10 किलोमीटर की दूरी पर ही जाकर रहे, उसी स्टेट में रहे, लेकिन उसने प्रवास कर लिया। स्थायी और अस्थायी प्रवास भी होता है। स्थायी प्रवास यानी परमानेंटली वहां जाकर बस गए, स्थायी रूप से वहां जाकर बस गए, वापस नहीं आएंगे, वो स्थायी प्रवास के अंतर्गत। अस्थायी प्रवास जो कि मुंबई वगैरह में लोग काम करने के लिए कहीं जाते हैं, कुछ दिन रहते हैं, वो वापस आते हैं, वो अस्थायी प्रवास के अंतर्गत रहता है। अब बात करते हैं अंतरराष्ट्रीय प्रवास की। नंबर 1 हेडिंग डाल लीजिए अंतरराष्ट्रीय प्रवास, या किताब बोल रखे तो अंतरराष्ट्रीय प्रवास का चैप्टर देखना शुरू कीजिए। अंतरराष्ट्रीय प्रवास विश्व के एक महाद्वीप से दूसरे महाद्वीप, एक देश से दूसरे देश में किए जाने वाले प्रवास को क्या कहा जाता है? अंतरराष्ट्रीय प्रवास कहा जाता है। विश्व में अंतरराष्ट्रीय प्रवास मुख्यतः यूरोप और एशियाई देशों में हुआ है। यूरोपियन देशों में से उच्च उष्ण कटिबंधीय से शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में अधिक प्रवास हुआ है। कटिबंधों की बात करें तो उष्ण कटिबंधीय के लोग कहाँ गए हैं? शीतोष्ण कटिबंधीय में गए हैं। अगर बात करें एशियाई राष्ट्रों का प्रवास तो ये प्रजातिगत हुआ है। प्रजातियों की प्रजातियां एक स्थान से दूसरे स्थान पर उठकर चली गई हैं। यह प्रवास धार्मिक प्रसार के लिए हुआ है या रोजगार प्राप्ति के लिए हुआ है? कहां से? एशिया से। जबकि यूरोपीय महाद्वीप में उष्ण कटिबंध से शीतोष्ण कटिबंध में यह प्रवास हुआ है। अब बात करते हैं अंतर्देशीय प्रवास। एक ही देश में विभिन्न राज्य या प्रदेशों से दूसरे राज्यों में या प्रदेशों में जाना ही क्या कहलाता है? अंतर्देशीय कहलाता है। ये दो प्रकार का होता है, प्रांतीय और स्थानीय। बार बार नहीं बताऊंगा, ध्यान दे लीजिएगा। जैसे आंतरिक प्रवास को 1917 की रूसी क्रांति के बाद हुआ प्रवास अंतरप्रांतीय प्रवास था, तथा शहरी क्षेत्रों में होने वाला प्रवास स्थानिक प्रवास का उदाहरण है। शहरी क्षेत्रों में चले जाते हैं ना, यहाँ गांवों से उठकर शहरों में छोटा सा मकान ले लिया, वहीं रहे किचपिच के अंदर, वो स्थानिक प्रवास कहलाता है। प्रवास के प्रभाव, इसके बाद में हम पढ़ेंगे प्रवास के प्रभाव। प्रवास से क्या प्रभाव पड़ता है? कई बार बता चुका हूं आपको, जहां से जनसंख्या जाती है वहां तो जनसंख्या क्या हो जाती है? कम हो जाती है। जहां जाकर बसती है वहां जनसंख्या अधिक हो जाती है। एक दूसरे की संस्कृति का ग्रहण होता है। आए हुए लोगों की संस्कृति रहने वाले लोग ग्रहण करते हैं, यहाँ जो लोग रह रहे हैं उनकी संस्कृति वो लोग ग्रहण करते हैं। रीति रिवाज, धर्म, सारी चीजों का परिवर्तन हो जाता है। साथ ही साथ आर्थिक, सामाजिक और पर्यावरणिक प्रभाव भी होता है।